नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एमएसएमईज के लिए दौर काफी मुश्किल भरा है। कोविड की दूसरी लहर के भारी दबाव के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तमाम तरह की अनसर्टेनिटीज के बीच कोविड की तीसरी लहर का खतरा सामने है। स्मॉल बिजनेसेस के चैलेंजेस पर मंथन करने और आगे की राह तलाशने के लिए हमें आज एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं विनीत अग्रवाल, प्रेसिडेंट एसोचैम, समीर साठे, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाडवानी एडवांटेज, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू एसएमई एंड फॉर्मर सीएमडी एनएसआईसी। आप सभी का शुक्रिया। विनीत साहब, आप एमएसएमईज के मूड को इस समय कैसे एनालाइज कर रहे हैं? वो इस समय मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और कई माइक्रो यूनिट्स तो ऐसे हैं जिनके लिए सर्वाइव करना भी काफी चैलेंजिंग हो गया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी संकट काफी गहरा है उनके लिए? देखिए, एमएसएमईज कई चीज़ों से अभी निपट रही है। सबसे पहले देखें तो डिमांड जो है वो बाज़ार में थोड़ा कम हो चुका है। वो हम सबको जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी इम्पैक्ट आया है डिमांड पर। दूसरी तरफ फाइनेंसिंग जो है, जो लिक्विडिटी है एमएसएमई का, वो भी कम हो गया है, क्योंकि जहाँ से फंड्स आते हैं वो आ रहे नहीं हैं। थर्डली, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, जैसे स्टील है या सीमेंट है या कॉपर है, और फ्यूल भी है, वो भी बढ़ गया है। तो ये सब देखते हुए एमएसएमईज पे काफ़ी स्ट्रेस है। और जो कॉन्टैक्ट सेक्टर्स वाले एमएसएमईज है, जैसे हॉस्पिटैलिटी है या रेस्टोरेंट्स है, इन पे तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है, आप जैसे जानते हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि हमें सभी एरिया से मिलजुल करके ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ हम एमएसएमई को हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है, क्योंकि एमएसएमई हमारा देश का बैकबोन है और ये बैकबोन को हमें संभालना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। तो विनीत साहब, जैसे आपने मेंशन किया, इस समय कई तरह के चैलेंजेस हैं, एंड सेकेंडली आपने ये भी कहा कि सभी को इस समय स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली जब हमने एमएसएमई से इंटरैक्ट किया है तो उनका ये मानना रहा कि कोविड-1 में सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए थे एमएसएमईज को राहत देने के लिए। उनका ये भी रहा कहना कि इस बार जैसे ईसीएलजीएस के मोर्चे पर दायरा उसका बढ़ाया गया है, पर वो ये चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो ऐसे में कई और कदम उठाएं ताकि उनको रिलीफ मिल सके, क्योंकि उनका ये मानना है कि कोविड-1 से वो रिकवर कर रहे थे कि कोविड-2 ने उनको कंप्लीटली बैकफुट पर कर दिया है। हाँ, ऐसे अब ईसीएलजी स्क्रीम जो है वो उसका गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगा। साथ साथ एक प्रपोजल हमने एसोचैम की तरफ से भी दिया था कि क्या एमएसएमई के जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं, क्या उसको 20% बढ़ा दिया जाए विदाउट एनी एडिशनल कोलैटरल, ताकि उससे इमीडिएटली एमएसएमईज को सपोर्ट मिल सकता है। अभी गवर्नमेंट ने ऑल्सो जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में डिस्काउंटिंग का है, उसमें भी एमएसएमई सब रजिस्टर हो तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है उनको। और हम एक और प्रपोजल सोच रहे हैं कि अभी जो एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है 45 डेज जिसमें एमएसएमईज को पेमेंट करना पड़ता है, क्या उसको कुछ समय के लिए, मे बी अगले 3 महीनों के लिए, इसको 30 दिन कर दे, ताकि एमएसएमईज को जल्दी अपना पेमेंट मिल जाए और वो जल्दी से अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते। समीर साहब, आपका स्पेसिफिकली फोकस जहां तक है वो स्मॉल बिजनेसेस पर है। समीर जी, आप जॉब क्रिएशन पर जिस तरह से तवज्जो देते हैं, लेकिन इस समय जिस तरह से जो संकट है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि कई तरह के चैलेंजेस उनके सामने हैं? बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हम लोग इंटरैक्शंस कर रहे हैं एसएमईज के साथ, हमें 2-3 चीजें दिखती है। एक तो एसएमई एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली अपना प्रोग्रेस करने में बहुत ही फोकस्ड है। वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिमांड सिचुएशन कैसे इंप्रूव करे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन वो सप्लाई के आधार पर मौजूद है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि वो डिमांड अपलिफ्ट कैसे करे, इसके ऊपर निर्भर करती है। तो एक तो चीज बिल्कुल साफ है कि इन आवर इंटरैक्शन हमें ये दिखाई देता है कि एसएमईज आर इंटरेस्टेड इन डिमांड। तो एक वो बात है।
दूसरी चीज ये है कि जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, लेकिन उनका जो सेकंड लाइन होता है मैनेजर्स का, उनमें मैनेजरियल कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हमें ये लगता है कि हमारा जो योगदान रहा है और वो जो रहेगा फ्यूचर में, वो वही होगा कि वो एंटरप्रेन्योर्स और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन मैनेजरियल और मैनेजमेंट कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर उनकी ग्रोथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो अभी बहुत टेंशन में है, क्योंकि कोविड को सेकंड वेव है, थर्ड वेव आ रहा है, लेकिन अगर किसी को सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उसका योगदान रहेगा। और तीसरी लास्ट चीज हमें है कि जो एसएमई जो है वो एक साथ काम करना चाहते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, ये जब ये सबको प्रॉब्लम आता है तो एकजुट करके एक साथ मिलके अगर कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स करके अगर बिजनेस को एड्रेस किया जाए तो बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये तीन चीजें दिखाई देती है। जहां तक लार्ज कंपनीज की बात है, उन्हें भी इस समय स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप बता सकें लार्ज कंपनीज किस तरह से एमएसएमईज को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे पेमेंट्स की बात है या और किन पहलुओं पर कर सकते हैं। और आपने सेकेंडली ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का भी मेंशन किया। ट्रेड्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एमएसएमईज उस फ्रंट पर आ भी रहे हैं, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा तब ले सकते हैं अगर लार्ज कंपनीज भी उस फ्रंट पर और आए और उस प्लेटफॉर्म पर सामने आए। 500 CR प्लस टर्नओवर की कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, लेकिन इसको कैसे पुश कर सकते हैं कि और कंपनीज इस तरफ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आए? जरूर। तो इसमें एक तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि 500 करोड़ से कम टर्नओवर की कंपनियां भी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में मैंडेटरी कर दें उनको आने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप एक वो रेंज बढ़ा देंगे। 500 करोड़ एंड अबव को कंपलसरी है, लेकिन वो कंपलसरी मुझे नहीं लगता है वो पिनलाइजिंग वाली कंपल्शन है। अगर जब तक कोई पेनल्टी नहीं डाले तब तक वो कंपल्शन बनती नहीं है बड़े कंपनियों में भी। सेकंड चीज है, अगर वो पेमेंट जो टर्म्स है इनको हम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी कर दें, जैसे कि 45 दिन की जगह 30 दिन में पेमेंट दे दें, या हम कुछ एडवांस और दे सके बड़ी कंपनियां, ताकि उनको हेल्प मिल जाए एमएसएमईज को। उसके अलावा एक जो डिमांड क्रिएशन की भी बात है जो अभी बात चल रही है, इससे ये भी है कि क्या बड़ी कंपनियां एमएसएमईज को ज्यादा काम दे सके और कुछ नए सप्लायर्स को ऑनबोर्ड कर सके, ताकि जब नए सप्लायर्स होंगे किसी को और काम मिलेगा, तब जाकर के पूरे इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काम बढ़ेगा। अब देखिए, हर बड़ी कंपनी भी कभी ना कभी एक एमएसएमई रही होगी, कभी एक माइक्रो एंटरप्राइज, कभी स्मॉल और कभी मीडियम एंटरप्राइज रही होगी, तभी वो बड़ी बनी है। तो हर कंपनी का ये एक बहुत जरूरी अंग है और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो भी छोटे से छोटी कंपनियों को, एमएसएमईज को सपोर्ट करें। डॉक्टर कुमार, आप हमें बता सकें, हमने देखा कोविड-1 में सप्लाई काफी इम्पैक्टेड थी और सेकेंड वेव में अब डिमांड भी काफी उस पर असर देखा जा रहा है, और इस दूसरी वेव के बाद भी डिमांड के मोर्चे पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे बूस्ट करना होगा? एमएसएमईज की डिमांड कोविड लॉकडाउन के बाद काफ़ी कम हो गई है और इसमें पिछले साल से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई थी। हालांकि उसमें बड़ी समस्याएं थी कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा रिवाइवल शुरू हुआ था और लगभग 70-80% तक पहुंच गई थी एमएसएमईज। पर उसके बाद ये कोविड जो दोबारा सेकेंड वेव आई है, इसकी वजह से तो बिल्कुल ही बहुत ही लो लेवल पे चली गई है डिमांड। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि इनपुट्स के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल्स के। जो बाकी समस्याएं वो तो हैं ही हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वैसे के वैसे हैं, परंतु ये जो रॉ मटेरियल इनपुट्स कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है पिछले दिनों में, पर्टिकुलरली स्टील और मेटल्स में। इससे भी डिमांड में फ़र्क पड़ेगा और डिमांड इससे भी कम हुई है। तो मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को अपनी प्रोक्योरमेंट जो है उसमें वृद्धि करनी चाहिए, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एमएसएमईज के लिए ऑलरेडी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने सारे प्रोक्योरमेंट का 25% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से लेगी, वो चाहे डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो या रेलवेज का हो या बाकी पब्लिक सेक्टर्स के प्रोक्योरमेंट हैं। तो इसको कोलेट करके, और इसमें बहुत गैप है एक्चुअली, ये टोटल प्रोक्योरमेंट अगर आप देखें पूरे गवर्नमेंट का और उसका 25%, तो ये तो 5-6 लाख करोड़
का प्रोक्योरमेंट हो जाता है। और अभी जो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट है, अगर आप जेम के थ्रू भी देखें और वैसे बाहर का भी, तो 1 लाख करोड़ के आसपास ही है। तो इसमें बहुत स्कोप है। और ये जो पब्लिक की डिमांड में थोड़ा सेंटिमेंट कम हुआ है, उसको फिलअप करने के लिए, उस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर के थ्रू बढ़ानी चाहिए। क्या विनीत साहब, आपको लगता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर भी विचार करना चाहिए? इस फ्रंट पर आपकी क्या राय है इस प्रेजेंट सिनेरियो में? डायरेक्ट बेनिफिट कुछ टाइप के लोगों को माइक्रो एंटरप्राइजेस लेवल पे जरूर सोचा जा सकता है, स्पेशली जो कॉन्टैक्ट सेक्टर पे हैं, जहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। आप देखिए कि माइक्रो एंटरप्राइज में कई आपके रेडी वाले हैं या सब्जी वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंडेंट है छोटे छोटे काम से, हम सब उन पे भी डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं कुछ लेवल के जो डेली वेज वर्कर्स आ जाते हैं या कोई एकदम माइक्रो लेवल के एंटरप्राइजेस हैं, उनको डेफिनेटली कुछ डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाए तो ज़रूर उनको हेल्प मिलेगा। लेकिन ये हम कंटिन्यूस नहीं रख सकते, इट हैज़ टू बी वन टाइम, और कुछ ही सेलेक्टेड मतलब एक कैटेगरी में ही हमें सोचना चाहिए। समीर जी, जो कोविड का पूरा असर है वो पूरी ह्यूमन रेस पर पड़ा है और ये इनफैक्ट अक्रॉस रीजन्स है। वाधवानी फाउंडेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, तो ये बताइए ग्लोबल एक्सपीरियंसेस किस तरह से हैं, एसएमईज को किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, वहां से क्या हम देख सकते हैं? इंडियन कॉन्टेक्स्ट हालांकि डिफरेंट है, अपनी यहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप कुछ अगर शेयर कर सकें उस फ्रंट पर, सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि अगर देखा जाए तो हम लोग इंडिया और लैटाम में, मेक्सिको में बहुत कार्यरत है। तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मेक्सिको में स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने 2 तरीके के हेल्प दिया है। एक तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ग्रांट्स एट द सब्सिडाइज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, टेनर्स एक्सेट्रा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ऐसे भी फंड्स किए हैं कि जिसकी वजह से एसएमईज को मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कंसल्टिंग है, जो मेंटरशिप है, उसके लिए भी फंड्स उसने मौजूद किए हैं। अभी इंडिया में भी बहुत फास्ट है। आप अगर स्टैटिस्टिक देखेंगे तो माइक्रो एंटरप्राइजेस बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड देयर इज अ 3x to 4x डिफरेंस, राइट? तो इतना डिफरेंस तो हुआ है, लेकिन फिर भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ई कॉमर्स के, वो बहुत सारे और देशों में उस बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंप्रूविंग द डिजिटलाइजेशन of all the businesses is also becoming faster. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विनीत अग्रवाल, समीर साठे और डॉक्टर कुमार। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से आप भी कभी कुछ देर पहले आपने मेंशन किया था रॉ मटेरियल का, पहले ही हमने देखा है स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी मुश्किलें रही हैं और उनका ये भी मानना है कि रॉ मटेरियल ने प्रॉब्लम्स को कई गुना बढ़ा दिया है। कुछ ऐसे भी सजेशंस रहे, जैसे कई सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उनका ये भी मानना रहा कि स्टील में जिस तरह से तेजी है, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप की जाए। आप कैसे देखते हैं इसको कैसे एड्रेस करना होगा, क्योंकि बिजनेस करना इसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है? कुछ प्राइसेस जो है रॉ मटेरियल के वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड हो गए, जैसे कि फ्यूल है, क्रूड प्राइसेस है, कुछ हद तक स्टील, कुछ हद तक आपका कॉपर वगैरह भी, ये सब इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है। लेकिन गवर्नमेंट ज़रूर कहीं ना कहीं कोई अगर इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दे ताकि इंपोर्ट ज़्यादा आ जाए। तो ये कई पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं ताकि रॉ मटेरियल प्राइसेस को कुछ कम कर दिया जाए। साइड बाय साइड एक तो रॉ मटेरियल और कॉस्ट की तरफ है, और दूसरी तरफ हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए रेवेन्यू की तरफ भी। हम अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? एक पर्टिकुलर आइटम का जो सेलिंग प्राइस पहले 100 रुपया था और रॉ मटेरियल के कारण वो बढ़ गया है, तो कैसे हम प्रेशर डाल सकते हैं कि ये 100 से हम इसको
105 रुपए 110 रुपए पे बेच सके। तो सेलिंग प्राइस पे भी ज्यादा फोकस करके और पुश करना पड़ेगा हार्ड हमें कि हमें वो प्राइस इंक्रीज डेफिनेटली मिले। और ये समय ऐसा है थोड़ा कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज डिमांड लो है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड पिकअप हो रहा है वैसे वैसे हम ये दोनों तरफ कॉस्ट की तरफ भी और सेलिंग प्राइस की तरफ भी रेवेन्यू की तरफ भी हमें डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का भी जिस तरह से आप रोल किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एमएसएमईज की जो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हैं या कंप्लायंसेस हैं उस फ्रंट पर भी अगर उन्हें रिलीफ मिल सके, क्योंकि कई जगह हमने देखा है फिक्स्ड पावर चार्जेस भी होते हैं, बेशक यूनिट प्रॉपर्ली रन कर रही है या नहीं। ऐसे में अगर इन फ्रंट्स पर भी रिलीफ मिले तो आपको लगता है छोटे यूनिट्स के लिए ये मददगार होगा? हाँ, मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का काफ़ी रोल है एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, और इंडस्ट्री वैसे भी स्टेट सब्जेक्ट ही है। तो जो चार्जेस या जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से एमएसएमईज के ऊपर आता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का ही उदाहरण दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी में फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी होते हैं। तो अगर उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें रियायत दी है और उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड किया जाए, उन चार्जेस को कम किया जाए या वेव किया जाए कम से कम कुछ पीरियड के लिए, तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह से और कुछ एरियाज हैं जैसे स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंडिचर है या वो वेजेस से रिलेटेड कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प कर सकती हैं एमएसएमईज की ग्रोथ के लिए। तो एमएसएमई सेक्टर में अब चूँकि आपने 90 डेज का एक नॉर्म लगा रखा है, तो अब इस समस्या को रहते हुए कम से कम उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन और देना चाहिए, जो कि पिछले साल आरबीआई ने दिया था, परंतु वो थोड़े समय के लिए दिया था। और इस समय उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम, उनकी रियलाइजेशन की प्रॉब्लम को देखते हुए अगर 90 डेज को 180 डेज या 120 डेज कम से कम कुछ समय के लिए एनपीए रिकॉग्निशन को डेफर कर दिया जाए, तो इससे एमएसएमई सेक्टर को भी रिलीफ मिलेगा और वो अपने काम को दोबारा रिवाइव करने में वापस आ सके। आप ये भी बता सकें, क्योंकि स्मॉल यूनिट्स को इस दौर में न केवल सरवाइव करना है लेकिन उनको आगे भी बढ़ना है, ऐसे में वो किस स्ट्रैटेजी पर काम करें? जरूर, जैसे समीर जी ने कहा अभी एमएसएमईज को आगे की तरफ भी सोचना होगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एमएसएमई को चेंज लाने के लिए, वो है अपनी सोच बदलनी, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट को चेंज करने का मतलब ये है कि क्या क्या चीज मैं नया अडॉप्ट कर सकता हूँ और मैं कैसे अडेप्ट कर सकता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। तो उसके लिए मुझे थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, मतलब मुझे थोड़ी तंदुरुस्ती दिखानी पड़ेगी कि मैं जल्दी से कैसे कोई चीज अगर हो रहा है मैं कैसे मूव करूँ और कैसे मैं उसका एडवांटेज ले सकूँ अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साइड बाय साइड मैं अपने टीम को कैसे बना सकूँ, कैसे मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूँ। ये सब जो लक्षण है, ये ऐसे ही बड़ी कंपनियां बनती हैं जब वो ये सब चीजों पे फोकस करती हैं, एजिलिटी पर, टीम को बढ़ाने पर और एक माइंडसेट और जो सोच है उसको बदलने से। ये आने वाले टाइम में आपको एक्सपोर्ट फ्रंट पर कैसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? ये दौर चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में, ई कॉमर्स में कैसे आप नए मौके देख रहे हैं? क्योंकि चुनौतियों में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। डिजिटल फ्रंट पर हम देख रहे हैं काफी कुछ हो भी रहा है। आप एमएसएमईज को, विनीत साहब, क्या कहना चाहेंगे उस फ्रंट पर? एक्सपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है और जो कुछ पुश हो रहा है, और स्पेशली जो ई कॉमर्स की तरफ से पुश आ रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि एमएसएमईज अब पूरे देश से, पहले रीजनल मार्केट से देश पूरा और फिर अभी पूरे वर्ल्ड में अपना माल, अपना सर्विसेज बेच सके। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इसको बहुत ओके, यानी लोकल टू ग्लोबल की जर्नी पूरी उस तरह से हो सकती है। मतलब हम मुश्किल में भी देख रहे हैं कैसे एमएसएमईज बढ़ सकते हैं। समय बिल्कुल अब सीमित है। हम समीर साहब, आप हमें बता सकें, अब चलते चलते इस पूरे एनवायरनमेंट में टीम लीडर्स का जो रोल है वो भी काफी क्रूशियल है। वो अपनी टीम्स को, अपने वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करें, उनके मोरल को कैसे बूस्ट करें, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो इस तरह की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई थिंक इस समय में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने टीम को जैसे अपना बॉस होता है तो उस तरीके से ट्रीट करे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि बॉस और जो सबॉर्डिनेट उसकी रिलेशनशिप लाइक अ पीयर बनती है। जब भी कठिन समय आता है तो वो रिलेशनशिप पीयर जैसी होनी चाहिए। सो ये जो रिलेशनशिप है वो खाली एक इंस्ट्रक्शन दिया और आप जल्दी से उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज टू फील कनेक्टेड विद अ सेंस ऑफ पर्पस, राइट। सो पर्पस एक होना चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए उसमें। तो एक तो वो पर्पस क्रिएट करना, अलाइनमेंट क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा तो ट्रस्ट है, जैसे विनीत ने पहले बताया कि वही ऑर्गेनाइजेशन में रहो जिसमें आपको व्हाट वी कॉल इन साइकोलॉजी सेफ स्पेस होता है, राइट। आपका ट्रस्ट होता है कि जो भी मैं करूँ वो मेरे लिए, मेरे कंपनी के लिए और सबसे लिए अच्छा ही हो। वो वातावरण क्रिएट करने के लिए बहुत आवश्यकता है। ये दो चीजें हैं। और तीसरी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसको बर्मुडा ट्रायंगल करता हूँ। The SMEs, face this triangle of this trade-off between speed, quality and scale. जब भी क्वालिटी होती है तभी स्पीड नहीं होती, क्वालिटी होता है तभी स्केल नहीं होता, जब स्केल ना होता है तभी क्वालिटी नहीं होती। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो सब टीम मेंबर्स में बिल्कुल उनको सिखाया जाए राइट फ्रॉम डे वन। और स्पेशली इन कोविड टाइम्स, इन ट्रॉमा सिचुएशंस, दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि अगर टीम लीडर ये 3-4 चीजें अगर करे तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ता है। आप हमें ये बता दें, आने वाला जो समय है, कुछ महीने आपको किस तरह से लग रहे हैं? क्या काफी चैलेंजिंग रहने वाले हैं, क्योंकि कोविड-3 की भी बात हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से ये सेंट्रलाइज्ड वैक्सीनेशन ड्राइव की बात है और दिसंबर एंड तक सबको वैक्सीनेट करने की बात हो रही है, ये आगे की राह कैसे दिख रही है? फाइनल वर्ड प्लीज। कुछ महीने थोड़े अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि वैक्सीनेशन जैसे बढ़ता है और ये फेस्टिवल सीजन इम्प्रूव आता है और साथ में आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी जो अच्छा हो रहा है, मॉनसून अच्छा दिख रहा है, ये सब से एक डिमांड पे थ्रस्ट आना चाहिए सितंबर अक्टूबर से। तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि हम उस प्रगति की तरफ और जल्दी मूव कर सकेंगे, उस ग्रोथ की तरफ मूव कर सकेंगे अगले कुछ महीनों में। तो बट वैक्सीनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में इतना ही। विनीत अग्रवाल जी थैंक्स, समीर साठे जी शुक्रिया, डॉक्टर कुमार आपका भी धन्यवाद। चलते चलते हम मशहूर इन्वेंटर और साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आपके सामने रखना चाहेंगे। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। यानी ये दौर मुश्किल भरा तो जरूर है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।